नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हम लोग अपना बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर क्लास 12th में बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जन्म पढ़ रहे थे और रिड्यूस होने के बाद जितना हमारे चैप्टर में बचा हुआ है वो हम पढ़ रहे थे। इसी कड़ी में पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंचे हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन तक। ठीक है, यानी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं निषेचन। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं? तो बच्चों आप लोग जानते हैं जैसा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो उस सिचुएशन को, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक के साथ, नर युग्मक के मादा युग्मक के साथ संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? निषेचन कहलाती है। ठीक है, यानी कि नर युग्मनज यानी स्पर्म, ठीक है, और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु यानी ओवम के मिलने से यानी संलयन से युग्मनज जाइगोट्स बनते हैं। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि निषेचन हो रहा है। ठीक है बच्चों, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो आइए सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो क्या होता है बच्चों? वो द्विगुणित हो जाती है, यानी 2n की संख्या हो जाती है। ठीक है, मनुष्यों में निषेचन कैसा होता है? तो मनुष्यों में निषेचन बच्चा होता है आंतरिक, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी हम कहें कि शरीर के अंदर के वातावरण में ही यह आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों आप समझिएगा कि मैं जो कंटेंट आपको देता हूं वो यूपी बोर्ड में एग्जाम के पर्पज से दिया जाता है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पूरा कंटेंट बोर्ड पे लिखता हूं क्योंकि आप इस कंटेंट को पूरा उतार सकें और जस्ट ऐसे ही बोर्ड में लिख के आए, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आइए हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी भैया? तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगी? अंडवाहिनी, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में, वो होता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो लिखेंगे मादा में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सामान्यतः शुक्राणु अंडाणु की कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये यदि अंडाणु है, ठीक है, यह न्यूक्लियस है, और यदि एक स्पर्म एंट्री करता है, एक स्पर्म उसमें प्रवेश करता है, ठीक है, अंडाणु में एक स्पर्म प्रवेश करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसका कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है और टेल जो होती है वो पीछे छूट जाती है, यानी कि लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। सामान्यतः शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। क्या करता है? जो शुक्राणु होता है वो ओवम जो होता है अंडाणु, उसके कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। ठीक है, परंतु कुछ जातियों में, जिसमें कि मनुष्य भी शामिल होता है, परंतु कुछ जातियों में, ठीक है, जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है, शुक्राणु की जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो कहाँ रह जाती है? बाहर ही रह जाती है। तो इस टेल का काम क्या होता है बच्चों? ये टेल का काम होता है गति प्रदान करना, यानी कि मूवमेंट करना। ठीक है, जब क्या होगा बच्चों कि फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए जो टेल होती है, आपने मछलियों को पानी में रेंगते हुए देखा होगा, वो क्या करती है? अपने टेल का इस्तेमाल करती हैं। इसी प्रकार से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करेंगे? अपनी टेल की सहायता से गमन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या होगा कि जब टेल बाहर रह जाती है तो केवल और केवल तारक का है, केवल और केवल क्या होगा? साइटोप्लाज्म जो होगा स्पर्म का वही जाएगा, और बहुत कम मात्रा में। देखिए
केवल तारककाय और बहुत ही कम कोशिका द्रव्य क्या करेगा, अंडाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निषेचन से पूर्व अंडाणु के केंद्रक को क्या कहते हैं, मादा प्राकः केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, मादा प्राकः केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसको फीमेल क्या कहेंगे बच्चों, फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मादा प्राक केंद्र को फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जबकि नर में शुक्राणु जो होते हैं उनको मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर जो होता है बच्चों कि यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए कि निषेचन को हम निम्नलिखित भागों में क्या कर सकते हैं, विभक्त करते हैं, यानी कि 3 भागों में इसको बांटते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं वो कौन कौन से भाग हैं। आगे हम लोग देखो बच्चों देखने वाले हैं कि हमने निषेचन को 3 भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग है वो हम पढ़ेंगे निषेचन से पहले की कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, इवेंट। ठीक है, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन से पूर्व की घटनाएं, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो घटनाएं हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या बच्चों कि निषेचन के समय की घटनाएं, जो निषेचन जिस वक्त हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जिस वक्त हो रहा है, उस वक्त कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जब निषेचन हो जाएगा उस समय क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ठीक है, तो यानी कि हम पढ़ेंगे इवेंट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यह तीनों घटनाएं हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं निषेचन से पूर्व की घटनाएं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं निषेचन से पूर्व की घटनाएं। ठीक है, इवेंट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन। इसमें देखो क्या होगा बच्चों कि अंडाशय का जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है, जो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल के फट जाने से द्वितीयक जो अंडक होते हैं वो कोशिका मुक्त होकर अंडवाहिनी में आते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का अंड की ओर गमन। क्या होगा, शुक्राणु का अंड की ओर गमन होगा। तो एक बार में जितने स्खलित स्पर्म होंगे, जितने बाहर निकलने वाले यानी इजैकुलेटरी जो स्पर्म होंगे बच्चों, उनकी मात्रा एक बार में 3 से 4 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, 3 से 4 मिलीलीटर तक होती है, जिसमें शुक्राणुओं की जो संख्या है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 30 से 40 करोड़ तक होती है। कितनी होगी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। शुक्राणुओं की संख्या एक इजैकुलेशन में कितनी होती है बच्चों, तो वो होती है 30 से 40 करोड़ तक होती है। ठीक है, इनमें से भी लगभग सिर्फ 1%, इनमें से भी जो 30 से 40 करोड़ इजैकुलेशन में जो स्पर्म निकल रहे हैं, उनमें से भी सिर्फ 1% ही क्या होते हैं बच्चों कि 1% ही शुक्राणु के अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। और आपका एनसीईआरटी कहता है कि जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। लगभग 60% जो स्पर्म होने चाहिए उनका शेप और साइज एक जैसा होना चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर क्या होते हैं कि उनमें से सिर्फ 1% फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। और जब ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो एक बात मैं और बता दूं कि क्या होता है बच्चों कि जो शुक्राणु होता है अपनी पूंछ की सहायता से, जिसको बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, अपनी पूंछ की सहायता से यानी कि स्पर्म फ्लैजिलर मूवमेंट करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। तो जो मूवमेंट करेगा वो लगभग 6 मिलीमीटर जो होता है प्रति मिनट की गति से, 6 मिलीमीटर प्रति मिनट की गति से क्या होगा, अंडवाहिनी की ओर बढ़ते हैं। कितना, 6 मिलीमीटर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर प्रति सेकेंड की गति से या दर से क्या करेगा कि स्पर्म फ्लैजिलर मूवमेंट करके कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है।
ठीक है। अब देखिए जब यह स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाता है, यानी कि क्या करेगा, ओवम तक पहुंचेगा, तो ओवम तक पहुंचने के बाद क्या होगा बच्चों कि शुक्राणु की अंडाशय की ओर गति के लिए एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एक रसायन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, जो यह चिन्हित करता है कि स्पर्म को ओवम की तरफ ही आना चाहिए। यह जो रसायन होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग। कौन सा होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, क्या होगा बच्चों, नोट करिए, अभिक्रिय शुक्राणुओं की अंडाणु की ओर गति के लिए फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग अभिक्रिया सहायक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि जो स्पर्म का मूवमेंट होता है अंडाणु की तरफ, ओवम की तरफ, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो कौन जिम्मेदार होता है, एक रसायन होता है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, किसको, स्पर्म को, शुक्राणु को आकर्षित करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड पॉइंट, निषेचन के समय की घटनाएं। आज हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं निषेचन के समय की घटनाएं। ठीक है, निषेचन के समय की घटनाएं वह कौन सी घटनाएं हैं जो निषेचन के वक्त घटित हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके दौरान शुक्राणु की सतह पर उपस्थित, ठीक है, दौरान क्या होगा, जिसके दौरान शुक्राणु की सतह पर उपस्थित पदार्थ मुख्यतः जो होता है भैया वो होता है एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग या शीर्ष भाग पे पाया जाता है। ठीक है, एक्रोसोम हटकर ग्राही पदार्थ का स्तर बना लेता है, ग्राही पदार्थ का स्तर बना लेता है, यानी कि रिसेप्टर का काम करने लगता है, ग्राही पदार्थ का स्तर बना लेता है, जिसे सामर्थ्य धारिता कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, सामर्थ्य धारिता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो घटनाएं घट रही हैं, अब होगा क्या कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप किन परिवर्तनों के फलस्वरूप, तो जो एक्रोसोम है उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि एक्रोसोम पर ग्लाइकोप्रोटीन स्तर, ठीक है, क्या होगा, एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन स्तर तथा कोशिका कला की कुछ प्रोटीन हट जाती है। क्या हो रहा है बच्चों कि जो एक्रोसोम पर ग्लाइकोप्रोटीन की स्तर है तथा कोशिका कला की जो प्रोटीन है उससे कुछ प्रोटीन हट जाएगी। जैसे ये क्या हो रहा है, यह एक अंडाणु है, तो यदि यहाँ पे हम बात करें एक स्पर्म की, ठीक, तो यहाँ से जो आपकी कोशिका कला है उससे कुछ प्रोटीन हट जाएगा, और हट जाएगा तो यह जो स्पर्म है इसको अंडाणु के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार मिल जाएगा। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे ये जो एक्रोसोम होता है यहाँ पे शीर्ष पे होगा, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा एक्रोसोम। ठीक है, और यह क्या करता है कि यहाँ पे जो कोशिका कला है उसको डिजॉल्व कर देता है, ठीक, और डिजॉल्व कर देगा यानी अपने लिए एक रास्ता बना लेगा, एक मार्ग प्रशस्त कर लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि हमने ये बताया कि 30 से 40 करोड़ जो स्पर्म है वो क्या करेंगे, 1% यदि पहुंचे तो 1 करोड़ स्पर्म पहुंच जाएंगे या 3 करोड़ स्पर्म पहुंच जाएंगे। ये इसके चारों तरफ क्या होंगे बच्चों, घेर लेंगे, इस अंडाणु को घेर लेंगे। कंपटीशन यहाँ भी है, ठीक है, कंपटीशन यहाँ भी है कि कौन उस अंडाणु को निषेचित करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जब कुछ प्रोटीन हट जाएगी और सैकड़ों शुक्राणु अपने एक्रोसोम द्वारा अंडक में की प्रसारण किट, जो कोरोना रेडिएटा होता है, जो कोरोना रेडिएटा है, इससे चिपके होते हैं। सैकड़ों क्या, करोड़ों, बहुत सारे चिपके होंगे। ठीक है, हमको एंट्री मिल जाए, हमको एंट्री मिल जाए, हमको एंट्री मिल जाए। ठीक है, जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप ये चाहते हैं कि हम भी पास हो जाए, हम भी पास हो जाए, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अंडाणु के पास कोरोना रेडिएटर से बहुत सारे स्पर्म चिपके होते हैं, जो ये सोच के चलते हैं कि शायद मेरा नंबर आ जाए और मेरे द्वारा ही ये अंडाणु फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस समय एक्रोसोम से, जो ये आपका एक्रोसोम है, इससे एंजाइम निकलते हैं जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज और न्यूरोमिनिडेज। ठीक है, हाइलुरोनिडेज और क्या बोलते हैं इसको बच्चों,
न्यूमेरिडोज। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। फिर क्या बच्चों, जो एंजाइम निकलेंगे वो क्या करते हैं कि मुक्त करते हैं। कौन? ये जो एक्रोसोम, दो एंजाइम हाइलोडेज और न्यूरमिनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम मुक्त करते हैं। अब क्या करते हैं कि ये एंजाइम अंडक की कोरोना रेडिएटा तथा जोना प्लूसिडा को विघटित कर देते हैं। क्या करते हैं? कोरोना रेडिएटा और जोना प्लूसिडा को विकसित कर देंगे और विकसित करने के बाद शुक्राणु के अंडक के लिए शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु के अंडक के लिए क्या बना देंगे? एक पाथ बना देंगे, एक रास्ता बना देंगे, एक वे बना देंगे। ठीक है, कि क्या करे, स्पर्म एंट्री कर जाए अंडक के अंदर और अंडक को जाकर क्या कर दे? फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं एक अगली क्लास में जिसमें हम ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाली जो भी एजुकेशनल वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके।